कि दलित प्रधानमंत्री या दलित मुख्यमंत्री को या दलित मंत्री को कहां तक जाने की इजाजत है। तो धर्म में धार्मिक रूप से देखा जाए तो पैमाने हमारे देश में अलग हैं, और हिंदुत्व के रूप में देखा जाए जहां वोट देने की बात आती है, जहां पे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की बात आती है, तो वहां पे दलित और पिछड़ों को हिंदू बना लिया जाता है। और जहां सामाजिक न्याय देने की बात आएगी, जहां आर्थिक न्याय देने की बात आएगी, जहां सम्मान देने की बात आएगी, तो वहां पे इनको हिंदू से हटा के फिर आप दलित और पिछड़ा बना देते हो, फिर आप जातियों में बांट देते हो, फिर इनका आप सामाजिक बहिष्कार करने लग जाते हो। और ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि ऐसे सवर्ण समाज के लोग, ऐसी मनवादी जो भावना से ग्रसित आरएसएस की पाठशाला को मानने वाले लोग हैं, इनके लिए भी शर्म की बात है कि आप 21वीं सदी के भारत में इस देश को, 21वीं सदी जो तरक्की होनी चाहिए, जहां साइंस और रिसर्च की बात होनी चाहिए, आप वहां जातिवादी बात करते हो कि दलितों को आप हिस्सेदारी नहीं दोगे, दलितों से खेत में काम नहीं करवाओगे, दलितों का हुक्का पानी बंद कर दोगे। अरे दलितों का तो आपने 5,000 साल शोषण किया, पिछड़ों का तो पिछले 5,000 साल आपने शोषण किया। अब तो कम से कम देश के संविधान का पे भरोसा रखो, इंसान इंसान में भेद मत करो, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी खेती बोओगे तो सोचो आपको काटनी भी ऐसी खेतियां पड़ेंगी, क्योंकि सरकार लगातार देश भर से ऐसी तमाम वीडियो सामने आती है जहां दलितों का बहिष्कार की वीडियो खबरें आती हैं कि दलितों का बहिष्कार कर दिया। कई बार यूपी से भी देखने को मिलता है। देश के तमाम ऐसे राज्यों से ऐसी वीडियो सामने आती है जहां दलितों का बहिष्कार किया जाता है। अभी मध्य प्रदेश के भिंड से एक ऐसी तस्वीर आ रही है जहां पर दलित समाज का बहिष्कार कर दिया है। उनको कोई सामान नहीं दिया जाएगा, उनको दुकान पे नहीं बुलाया जाएगा, उनसे कोई संबंध रखा जाएगा, उन्हें खेत में नहीं बुलाया जाएगा। तो ये जो बहिष्कार किया जाता है आज भी देश में दलितों को, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो साहब, ये बहिष्कार जो आपका सवाल है वो आधा गलत है, आधा सही है। बहिष्कार तो किया जा रहा है, लेकिन ये बहिष्कार कोई अब से नहीं हो रहा है। ये बहिष्कार पिछली 5,000 साल से जो हमारी व्यवस्था चल रही है वो तब से ही चल रहा है। हालांकि अब इसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। वो भी कब? जब देश में संविधान लागू हो। 1950 के बाद से अगर ऐसी कोई घटना आती है तो उसके खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। और 1950 से पहले यही होता था। दलित मुख्य धारा में नहीं था, पिछड़ा मुख्य धारा में नहीं था, इन लोगों को शूद्र बोला जाता था, इनके कमर पे झाड़ू बांध दी जाती थी, इनकी महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, उन पे स्तन टैक्स लगाया जाता था, इनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनके बुजुर्गों का इलाज नहीं होता था। जो औषधि या अस्पताल या कहीं है तो बुजुर्गों को इलाज करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बुजुर्ग बेचारा बीमार ही मर जाता था। तो ऐसी व्यवस्था हमारे देश में सदियों से, कई हजार सालों से ये मनवादी विचारधारा के लोग चलाते रहे हैं। और अब जब से संविधान लागू हुआ है और दलित पिछड़ों ने, या फिर हम कह सकते हैं शूद्रों को ताकत मिली है इस संविधान से, और इनका जब ये विरोध होना शुरू हो गया है इस मनवादी व्यवस्था का, जो ये एक सवर्ण विचारधारा के लोग हैं, कुछ पिछड़ी जातियों के भी लोग हैं जो इस विचारधारा से ग्रसित हो गए हैं, तो अब जब इनका जो ये मनवादी, कुल मिला जुला के ये कहोगे, ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, अब इस विरोध को, जो दलित पिछड़े विरोध कर रहे हैं, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। भिंड की घटना क्या है कि हम दलित को खेती में बटाई पे नहीं देंगे, खेतों में नहीं घुसने देंगे, दलितों के खिलाफ हम ये कर देंगे, दलितों के खिलाफ हम वो कर देंगे। भैया, दलित क्या इंसान नहीं है? क्या किसी दलित के घर में पैदा होना पाप है? क्या किसी पिछड़े, अति पिछड़े के घर में पैदा होना पाप है? कोई कुम्हार है, लोहार है, सुनार है, कोई जाटव है, कोई धानक है, कोई यादव है, कोई गुर्जर है, तो इनके घर में पैदा होना पाप है क्या? एक शिक्षक ये कहता है कि तुम अहीर हो, तुम जाट हो, तुम गुर्जर हो, तुम चमार हो, तुम अपना पुश्तैनी धंधा करो, तुम्हें पढ़ाई लिखाई का कोई अधिकार नहीं। तो क्या शिक्षक, एक शिक्षक को, जिस शिक्षक को हमारे देश में समाज का निर्माता माना जाता था, हमारे जो पुराने बुजुर्ग ये कह गए कि गुरु का स्थान भगवान के बराबर होना चाहिए, होता है, तो वो गुरु जाति के हिसाब से शिक्षा दे रहा है, जाति के हिसाब से हमारे समाज में व्यवहार किया जाता है। कोई अगर नीची जाति का व्यक्ति है, जैसे ये सो कॉल्ड जो व्यवस्था है वो नीची जाति का कहती है कि ये नीची जाति के हैं या ये ऊंची जाति के हैं, तो उन्हें अलग बर्तनों में खाना दिया जाता है। अरे भैया, जब इंसान इंसान का, खून का रंग एक है,
सबका डील डॉल एक है, सबके हाव भाव एक है, सबको दिमाग एक दिया हुआ है, तो आप जाति के आधार पे भेदभाव कैसे कर सकते हैं? कहीं भी साइंटिफिक रिसर्च में आप हमें ये बता दीजिए, कोई रिसर्च कहती हो कि किसी भी जाति में पैदा होने से व्यक्ति महान हो जाता है? ऐसा कहीं भी किसी रिसर्च में नहीं जिन लोगों ने बहिष्कार किया है, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय बता रहे हैं अपने आप को, वो कह रहे हैं कि हम पे गलत आरोप लगाते हैं, गलत केस करवाते हैं ये लोग। आप ये बताइए, अगर गलत केस हो रहे हैं, मैं चलो उन लोगों की मैंने बात मान ली, गलत केस हो रहे हैं, तो उसके लिए कोर्ट है, अदालतें हैं, जज है, वकील है, पुलिस है, पूरी व्यवस्थाएं हैं। आपके लिए तो कम से कम व्यवस्थाएं तो हैं। आपके सपोर्ट में 50 लोग खड़े तो हो जाते हैं। हमें ये बताया जाए कि कोई जाटव समाज का व्यक्ति जो पिछले 5000 साल से अपमान झेल रहा है, कोई अति पिछड़े समाज का व्यक्ति जो पिछले 5000 साल से जिसको पढ़ने का अधिकार आप लोगों ने नहीं दिया है, रोटी बेटी का आप कहने को तो हिंदू हिंदू कह देते हो, लेकिन क्या आपने रोटी बेटी का संबंध उनके साथ किया है? क्या आपने कभी उनका नाम जी लगा के उनका नाम लिया है? आप देखो ना, दलित पिछड़ों के नाम आप किस हिसाब से लेते हो, दलित पिछड़ों के बच्चों के साथ आप कैसा दोयम दर्जे का व्यवहार करते हो। वो लोग जो 5000 साल से इस व्यवस्था को झेल रहे हैं, सोचिए उनकी मनोदशा कैसी हो रही है। आप तो सिर्फ एक केस से तिल मिला गए। कई ऐसे लोग जो दलित घर में पैदा हुए, पिछड़ों के घर में पैदा हुए, और सिर्फ पैदा होने के दम पे ही वो पूरे जीवन भर उस जाति सूचक जो शब्द होते थे, जो मनवादी व्यवस्था के लोग ये बोलते थे, उसको झेलते रहे। तो सोचो उनकी साइकोलॉजी कैसी हो गई होगी। किसी जाटव समाज के व्यक्ति को सोचिए कि कोई बच्चा अगर उनके घर में पैदा हुआ, पढ़ने लिखने में तेज है, आप बताओ क्या उसे हमारे समाज में, एक ब्राह्मण समाज, कुलीन समाज में कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, क्या उसको बराबरी का अधिकार मिल जाएगा? क्या आज की तारीख में भी वो व्यवस्था हमारे यहाँ है? नहीं है। अगर वो अच्छे घर में पैदा हुआ, संभ्रांत घर में, चलो मान लो दलित समाज से कोई व्यक्ति किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हो गया, तो भले ही उसे कुछ व्यवस्थाएं ये जो पंचायतें ये जो ऐलान करती हैं, बहिष्कार करती हैं, अपने जो फैसले सुनाती हैं, क्या इनको कोई मान्यता है संविधान में? जैसे आप देखो खाप पंचायतें आती हैं। संविधान में कोई मान्यता नहीं है। इनको मान्यता है इस देश की बीजेपी सरकार में। सरकार ने इनको अनऑफिशियल मान्यता दे रखी है। इस तरह की घटनाओं का आप पैटर्न समझिए। ऐसी घटनाएं कहाँ होंगी? राजस्थान में जहां इनकी डबल इंजन सरकार है, मध्य प्रदेश में जहां इनकी डबल इंजन सरकार है, उत्तर प्रदेश में जहां इनकी डबल इंजन सरकार है, हरियाणा में होंगी ऐसी घटनाएं। अब दिल्ली में भी ऐसी घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। और जहां जहां भी इनकी ऐसी सरकारें हैं, तो वहां सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो हमारे दलित समाज का व्यक्ति है, वो हमारे अति पिछड़े समाज का व्यक्ति है, वो पिछड़े समाज का व्यक्ति है। सबसे ज्यादा नुकसान पिछले 11 साल में अगर किसी का हुआ है तो वो इस देश के बहुजन का हुआ है। और नुकसान पहुंचाने वाले लोग कौन है? ये बीजेपी की मनवादी व्यवस्था के लोग हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और दूंगा। अभी आप क्रीमी लेयर को देखिए, ओबीसी की क्रीमी लेयर को घटा के 6 लाख रुपए कर दिया गया वार्षिक। अगर किसी व्यक्ति कोई पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज से आता है, उसकी वार्षिक आमदनी अगर वो 6 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर में आएगा, यानी कि उसे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो उसके लिए जो आय है, वार्षिक आय, उसकी लिमिट आपको मालूम है कितनी की गई है? लिमिट उसके लिए 8 लाख रुपए रखी गई है। अब आप ये देख लो कि जाति देख के तो आप वार्षिक आय रख रहे हो, धर्म देख के आप व्यवहार कर रहे हो। तो जब दो तरह के स्टैंडर्ड आपने यहीं पे रिजर्वेशन पद्धति में ही कर रखे हैं, और कोर्ट एक तरफ तो कहता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सबको मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट उस आरक्षण को लागू क्यों नहीं करता? लेकिन सर ये पंचायतें जब कहाँ जाती है? जब दलितों के साथ अपराध होते हैं, उनको पेशाब पिलाया जाता है, उनकी माँ बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, तब ये पंचायतें कहाँ जाती हैं? देखो साहब, ये पंचायतें चलाने वाले लोग कौन हैं? आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग हैं। किसान आंदोलन जब हो रहा था, मैं तो उसका उदाहरण हूँ। मैंने उन चीजों को बहुत अच्छे से देखा है। वहां पे पूरे 13-14 महीने जो आंदोलन हुआ, तो वहां कोई ऐसा हिंदूवादी संगठन नहीं आया, जबकि
जितने भी किसान आंदोलन में जो किसान बैठे हुए थे 90% किसान उसमें हिंदू समाज के थे, पिछड़े थे, सवर्ण थे, सभी जातियों के थे। लेकिन वहां ये लोग नहीं आए क्योंकि वो आंदोलन सरकार की नीतियों के विरोध में था। और सरकार कौन चला रहा है? आरएसएस की व्यवस्था। और इस तरह के जो संगठन है वो कौन चला रहे हैं? वो भी आरएसएस की व्यवस्था के लोग चला रहे हैं। इस वजह से जब किसी दलित पे, जब किसी पिछड़े पे, जब किसी दलित महिला पे बलात्कार, हत्या और ऐसे शोषण के आरोप लगते हैं, ऐसे इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तब ऐसे स्वघोषित जो खाप पंचायतें हैं, जो हिंदूवादी संगठन खुद को हिंदूवादी जो मानते हैं, वो गायब हो जाते हैं। और जब कहीं डोमिनेंस की बात आती है कि चलो किसी दलित के गायब हो जाते हैं, अपराधियों के समर्थन में आ जाते हैं, वो लोग खुल के समर्थन करते हैं। हाथरस की घटना देखो आप, हाथरस की घटना में ऐसे संगठनों ने खुल के पीड़िता का विरोध किया। इसी तरीके से आगरा में जो राज्यसभा सांसद है रामजी लाल सुमन, दलित समाज से आते हैं, उनका खुल के इन्होंने विरोध किया। इसके बाद हनुमान बेनीवाल जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनका इन्होंने खुल के विरोध किया। इकरा हसन का उदाहरण है, वहां भी इन्होंने खुल के विरोध किया। तो आप अंदाजा लगाओ कि जब सांसद लेवल के लोग, जब विधायक लेवल के लोग, मंत्री लेवल के लोग जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनका विरोध ऐसे मनवादी व्यवस्था के लोग करते, तो आम जनता के साथ तो क्या ही करते होंगे। प्रथम महिला हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती हैं। क्या उनको सब जगह जो हिंदूवादी जो जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, वहां कहां तक जाने की इजाजत है? कहां तक किसी दलित प्रधानमंत्री या दलित मुख्यमंत्री को या दलित मंत्री को कहां तक जाने की इजाजत है? तो धर्म में धार्मिक रूप से देखा जाए तो पैमाने हमारे देश में अलग हैं। और हिंदुत्व के रूप में देखा जाए, जहां वोट देने की बात आती है, जहां पे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की बात आती है, तो वहां पे दलित और पिछड़ों को हिंदू बना लिया जाता है। और जहां सामाजिक न्याय देने की बात आएगी, जहां आर्थिक न्याय देने की बात आएगी, जहां सम्मान देने की बात आएगी, तो वहां पे इनको हिंदू से हटा के फिर आप दलित और पिछड़ा बना देते हो, फिर आप जातियों में बांट देते हो, फिर इनका आप सामाजिक बहिष्कार करने लग जाते हो। और ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि ऐसे सवर्ण समाज के लोग, ऐसी मनवादी जो भावना से ग्रसित आरएसएस की पाठशाला को मानने वाले लोग हैं, इनके लिए भी शर्म की बात है कि आप 21वीं सदी के भारत में इस देश को, 21वीं सदी जो तरक्की होनी चाहिए, जहां साइंस और रिसर्च की बात होनी चाहिए, आप वहां जातिवादी बात करते हो कि दलितों को आप हिस्सेदारी नहीं दोगे, दलितों से खेत में काम नहीं करवाओगे, दलितों का हुक्का पानी बंद कर दोगे। अरे दलितों का तो आपने 5,000 साल शोषण किया, पिछड़ों का तो पिछले 5,000 साल आपने शोषण किया। अब तो कम से कम देश के संविधान का पे भरोसा रखो, इंसान इंसान में भेद मत करो। क्योंकि अगर आप लोग ऐसी खेती बोओगे तो सोचो आपको काटनी भी ऐसी खेतियां पड़ेंगी, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, तो कहना सरकारी व्यवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। ये जो लोग हैं, इनको कभी शर्म आएगी नहीं? ये लोग बेशरम लोग हैं, निर्लज्ज लोग हैं। इन्हें 5,000 साल में शर्म नहीं आई, तो अब शर्म क्या आएगी? शर्म तो जो संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं उन्हें करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को शर्म करनी चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पिछड़े समाज से आते हैं उनको शर्म करनी चाहिए, और जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जितने एमपी एमएलए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो दलित पिछड़े आदिवासी समाज से है तो उसे शर्म आनी चाहिए कि आपको आपके समाज का वोट मिला है, तब आप उस गद्दी पे पहुंचे हो। तो कम से कम अपनी अंतरात्मा में झांक के देखो, आपके समाज के किसी व्यक्ति के साथ ऐसे शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो कम से कम पार्टी गाइडलाइन को अलग रख के खुल के तो बोलो, अपने समाज के लिए तो खड़े हो जाओ। अरे क्या मुंह दिखाओगे? 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा, फिर जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाओगे? कम से कम जिन लोगों की वजह से आपका वजूद है, जो लोग आपको वोट देके आपको नेता बनाते हैं, तो मेरा ऐसे बीजेपी आरएसएस के नेताओं से कहना है कि कम से कम अपने समाज के साथ तो खड़े हो जाओ। समाज से तो गद्दारी मत करो। देश का तो आप चलो कुछ भला नहीं कर रहे हो, कम से कम जो आपके वोटर हैं उनके लिए तो, उनके हक हकूक के लिए तो खड़े रहो। ठीक है।